हम सब जानते ही है कि शादी के बाद एक लड़की पर हक बस उसके पति का होता है, पर क्या हो अगर उस लड़की पर हक जताने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान हो। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। द डेविल्स ब्राइड एक इंडोनेशियन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म जिसकी कहानी कोई नॉर्मल कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना पर आधारित है। तो मूवी शुरू होती है ईचा नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो अपने अजीबोगरीब सपने के बारे में हमें बता रही है कि हर रात उसे एक सपना आता है जिसमें वो खुद को एक अनजान जगह पर पाती है, जहाँ एक घर में उसकी मुलाकात होती है एक चार्मिंग आदमी से जो हर रात उसके सपने में आता है और वहाँ उन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनता जाता है। ईचा को ये सब असली जैसा ही लग रहा था, जैसे ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत हो। पर दूसरी असल दुनिया में हम कुछ डरावना देखते हैं कि असलियत में भी ईचा के कोई करीब आता है, लेकिन ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक डीमन था जो उसके साथ इंटीमेट होता है। अब सुबह के 4 बजे डोरबेल बजती है जिससे ईचा की नींद खुल जाती है। अपने सपने के कारण ईचा काफी खुश लग रही थी। नीचे आकर जब वो दरवाजा खोलती है तो हम उसके पति एरियल को देखते हैं, जो पेशे से एक सिक्योरिटी गार्ड था। आज भी वो देर रात घर लौटा है और उसकी लेट नाइट शिफ्ट का असर ईचा और एरियल के रिश्ते पर पड़ने लगा था। फ्रस्ट्रेशन में ईचा एरियल से कहती है कि अपना जैकेट सही जगह रखो, और एरियल ऐसा ही करता है। वो अपना जैकेट हुक पर टांग देता है। तभी वो डीमन उस जैकेट को फिर से नीचे गिरा देता है, जैसे वो उन दोनों के बीच दरार डालना चाहता हो। इसी कारण दोनों के बीच बहस होती है और एरियल बिना खाना खाए ही सोने चला जाता है। अगली सुबह दोनों एक दूसरे से बात किए बगैर ही अपने अपने काम पर चले जाते हैं। इस चीज के कारण ईचा का काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उसकी कलीग लिंडा उसका चेहरा देख समझ जाती है कि फिर से पति पत्नी में अनबन हुई है। लंच ब्रेक के दौरान हम जान पाते हैं कि ईचा की शादी को 3 साल हो चुके हैं और इन 3 सालों में काफी कुछ बदल गया है। उनके रिश्ते में अब पहले जैसी मिठास बिल्कुल नहीं रही। अब लिंडा उसे समझाती है कि शादी के बाद काफी कुछ बदल जाता है और रिश्तों को संभालने का तरीका भी बदलना पड़ता है। लिंडा की बातों से ईचा सोच में पड़ जाती है। उसे एहसास होता है कि वो खुद भी रिश्ता सुधारने की बजाय बिगाड़ रही है। इसी कारण उन दोनों का रिश्ता बिगड़ गया है। ईचा को पता ही नहीं था कि आखिरी बार कब उन्होंने सुकून भरा समय बिताया था। लिंडा उसे सलाह देती है कि आज रात वो एक बार कोशिश जरूर करे, अच्छे कपड़े पहन के अपने पति को अपनापन जरूर महसूस कराए, और ईचा उसकी बात मान भी जाती है। दूसरी तरफ एरियल के कंपनी में उसका सीनियर उसे समझाता है कि काम सबके लिए जरूरी है, लेकिन अपने रिश्ते को वक्त देना भी उतना ही जरूरी है। अब उस रात ईचा बढ़िया से तैयार होकर बड़े प्यार से एरियल के साथ पेश आती है। रंगीन माहौल के साथ उनमें नजदीकियां भी बढ़ने लगती है कि तभी पूरे घर की लाइट्स अचानक ब्लिंक होने लगती है और हम उन दोनों के साथ उसी डीमन को देख पाते हैं जो गोंद की तरह ईचा से चिपक गया था। उस रात ईचा के सोने के बाद वो खुद को फिर से उसी जगह पर पाती है जहाँ वही आदमी आता है और उसके पेट पर एक फूल रखकर कहता है कि अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकती। डर के मारे ईचा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद था। वो आदमी ईचा के पास बढ़ ही रहा था कि तभी ईचा की नींद खुलती है और वो ये देख काफी चौंक जाती है कि जो फूल सपने में उस आदमी ने ईचा के पेट पर रखा था, वही फूल असलियत में भी उसके बेड पर था। सुबह जब ईचा नीचे आती है तो देखती है कि एरियल ने खुद आज उन दोनों के लिए नाश्ता बनाया है। ईचा को ये सब देख काफी खुशी होती है। दोनों नाश्ता करते हुए अपने पुराने खुशहाल जिंदगी को याद करने लगते हैं और अपने अंदर की हर एक बात एक दूसरे के सामने रखते हैं। एरियल ईचा से माफी मांगते हुए उससे वादा करता है कि वो आज से हर चीज को सुधारने की कोशिश करेगा और फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। ईचा भी उसकी बातें सुन इमोशनल हो जाती है। आज ईचा को घर आने के लिए देर होने वाली थी क्योंकि उसे आज अपनी छोटी बहन ईमा से मिलने जाना था, और आज एरियल खुद ईचा को उसके कंपनी तक ड्रॉप करता है, जिसे देख लिंडा काफी खुश होती है। कंपनी के अंदर ईचा काफी दिल लगाकर अपना काम कर रही थी। तभी कुछ ऐसा होता है जिससे उसका दिल दहल जाता है। वो एक बॉक्स पर वैसा ही फूल देखती है जो उसने अपने सपने में देखा था। इससे पहले ईचा उस फूल को उठाती, कोई और उस फूल को उठा लेता है, और ये कोई और नहीं बल्कि वही सपने वाला चार्मिंग आदमी था जो असल जिंदगी में भी ईचा के सामने आ चुका था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो उस आदमी की छवि सामने के आईने में देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस आईने में ईचा को उस आदमी की जगह एक डीमन दिख रहा था। ये देख वो इतना डर जाती है कि वॉशरूम आकर उल्टियां करने लगती है। तभी उसके पीछे हम उसी डीमन को देख पाते हैं। ईचा को देखने लिंडा फौरन वॉशरूम में आती है और उसका हाल पूछती है, लेकिन ईचा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। ईचा के जाते ही जब लिंडा की नजर वॉश बेसिन पर जाती है तो वो डर से कांपने लगती है, क्योंकि
बेसिन में खून के उल्टी में जिंदा कीड़े रेंग रहे थे। दूसरी तरफ उसी रात ईचा सड़क किनारे एक कैफे में अपनी बहन ईमा से मिलने आती है। ईमा अपनी बहन से दिल खोलकर बातें करती है। वो बताती है कि हाल ही में ही वो अपने माता पिता से मिली। बातचीत के दौरान उसके माता पिता ने उससे ये कहा कि वो अपने ग्रैंड चाइल्ड को अपने गोद में खिलाना चाहते हैं। ये सुनते ही ईचा का चेहरा अचानक से पूरी तरह उतर जाता है, क्योंकि उसे खुद भी माँ बनना था, लेकिन बार बार प्रेगनेंसी में उसे परेशानियां आ रही थी, इसीलिए उसे कुछ दवाइयों का सहारा भी लेना पड़ता था। दूसरी तरफ एरियल जब अपने कंपनी में था तब उसे वह ईचा की झलक दिखाई देती है, इसलिए वो ईचा का पीछा करने लगता है। लेकिन एक जगह आकर वो देखता है कि ईचा बड़े अजीब तरह से अपने बॉडी को मरोड़ रही थी और इसी के साथ वो एक बच्चे को जन्म देती है। एरियल देखता है कि वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं बल्कि एक शैतान का बच्चा लग रहा था, जो देखते ही देखते रेंगते हुए एरियल के पीछे पड़ जाता है। एरियल डर के मारे भाग ही रहा था कि सामने वो अपने सीनियर से टकरा जाता है। एरियल उसे सब कुछ बता देता है। जब उसका सीनियर उस जगह आता है तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस हादसे के बाद एरियल डरा सहमा हुआ घर लौटता है, पर वो उस रात ईचा से ठीक से बात नहीं करता। वो बस ईचा से इतना कहता है कि कल मैंने एक बॉडी मसाज एक्सपर्ट को बुलाया है। ये कहकर वो चुपचाप सोने चला जाता है। अगली सुबह मसाज करते वक्त वो एक्सपर्ट ईचा को सलाह देती है कि वो कम तनाव ले। इसके बाद जब वो पेट का मसाज शुरू करती है तो वो एक चौंकाने वाला खुलासा करती है कि ईचा 3 महीने की प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही ईचा काफी खुश होती है, लेकिन एरियल का चेहरा पूरी तरह उतर चुका था और वजह ये थी कि वो ईचा के साथ 2 दिन पहले ही इंटीमेट हुआ है, तो ईचा 3 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अगले दिन एरियल ईचा को उसके कंपनी में ड्रॉप करके चुपचाप अपने काम पर चला जाता है। वही ईचा भी अपने काम पर सभी को खुशी खुशी अपने प्रेगनेंसी वाली बात बताती है, लेकिन लिंडा को ईचा की वो कीड़ों वाली उल्टी देख उसकी काफी चिंता होने लगी थी। लिंडा जब ईचा से बात करने की कोशिश करती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे लिंडा उसके प्रेग्नेंट होने से खुश नहीं है। अब लिंडा के अंदर लगातार बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उधर उसी रात एरियल अपने सीनियर के साथ बैठकर अपने दिल की बात करता है। वो हर चीज यानी ईचा की प्रेगनेंसी वाली बात अपने सीनियर के सामने रखता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ईचा ने उसे चीट किया है। जिस पर सीनियर उसे सलाह देता है कि कल वो ईचा के साथ पूरा समय बिताए और चीजों को ठीक से समझने की कोशिश करे। अगले पल जब एरियल पार्किंग से गुजर रहा होता है तो उसे एक कार से बच्चे के रोने की आवाज आती है। इसी के चलते जब वो कार के अंदर झांकता है तो उसे अंदर एक डिमोनिक बच्चा दिखाई देता है। एरियल इतना डर जाता है कि वो बिना कुछ सोचे वहाँ से भाग निकलता है। तभी हम उसी डीमन को देखते हैं जो उस बच्चे को अपने गोद में लेकर मुस्कुरा रहा था। इससे इतना तो साफ हो जाता है कि ईचा के अंदर जो बच्चा है वो असल में शैतान की संतान है। डरा हुआ एरियल घर पहुंचता है, जहां अपने शक के चलते वो ईचा का फोन चेक करता है, जिसमें उसे एक नाम दिखता है जो ईचा का पुराना क्लासमेट है, जिससे हाल ही में ही ईचा की बातचीत हुई थी। एरियल इस बारे में ईचा से बात करने की कोशिश भी करता है, जिस पर ईचा गुस्से में एरियल से कहती है कि कल हम डॉक्टर के पास जाकर डीएनए टेस्ट करवाएंगे। लेकिन अंदर ही अंदर ईचा भी परेशान थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अगले दिन डॉक्टर के पास आने के बाद ईचा का अल्ट्रासाउंड होता है तो डॉक्टर एक चौंकाने वाला खुलासा करती है कि ईचा के पेट में कोई बच्चा नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति है जिसे फॉल्स प्रेगनेंसी कहते हैं, और ये तब होता है जब किसी औरत की माँ बनने की इच्छा काफी ज्यादा होती है। इस सच को सुनने के बाद ईचा पूरी तरह टूट जाती है, यहाँ तक कि एरियल भी शौक में था। वह इस बारे में जब ईचा लिंडा से बात करती है तो लिंडा उसके पुराने जानकार उस्ताद जनी के पास जाने की सलाह देती है, क्योंकि लिंडा को पूरा यकीन था कि ईचा के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जब वो लोग उस्ताद के घर पहुंचते हैं तो उस्ताद ईचा के पीछे इंसानी रूप में उसी डीमन को देखता है। उस्ताद नॉर्मल बिहेव करते हुए ईचा को अंदर बुलाते हैं और उसकी परेशानी सुनते हैं। बातचीत के दौरान उस्ताद ईचा को बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। कई बार ऐसी शक्तियाँ होती है, खासकर जिन्नात, जो इंसानों के रिश्तों में दरार डालने के लिए सपनों में दाखिल होते हैं और उस औरत के साथ इंटीमेट होते हैं। ईचा को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो वहाँ से उठकर घर चली आती है, जिसके साथ लिंडा भी उसके घर आई थी ताकि वो ईचा को थोड़ा सहारा दे सके। कुछ देर बातें करने के बाद जब लिंडा वापस घर जाने के लिए निकलती है तो रास्ते में सड़क किनारे उसी बिल्ली का एक बच्चा दिखाई देता है। लिंडा उसे उठाकर साइड में रख देती है और जैसे ही वो अपने स्कूटर की ओर बढ़ती है तो उसे लगता है जैसे वो बिल्ली का बच्चा उसके पीछे आ रहा हो, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहाँ कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि उसने जहाँ उस बिल्ली के बच्चे को रखा था वहाँ से भी वो बिल्ली का बच्चा गायब था कि तभी वहाँ उसे एक परछाई नजर आती है जो किसी इंसान के जैसे लग रही थी। पास
जाकर देखने पे उसे एहसास होता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि वही जिन है जिसने ईचा का जीना हराम करके रखा है। लिंडा इससे पहले अपनी जान बचाती जिन उस पर हमला करके बड़ी बेरहमी से उसे मार देता है। वही ईचा ने अपने सपने में लिंडा की मौत वाला वो हादसा भी देख लिया था, इसलिए वो फौरन उस सड़क पर आती है जहाँ लिंडा की स्कूटर खड़ी थी और भीड़ के बीच लिंडा की खून से सनी हुई लाश। अपने दोस्त को गंवाने से ईचा पूरी तरह टूट जाती है। इतने में ही एरियल वहाँ आकर ईचा को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर ईचा के पेट पर जाती है वो चौंक जाता है क्योंकि ईचा का पेट इतना बढ़ गया था मानो वो 7 से 8 महीने की प्रेग्नेंट हो, जबकि हकीकत में ऐसी कोई मेडिकल कंफर्मेशन थी ही नहीं। ईचा को अब उस्ताद की बातें धीरे धीरे समझ आ रही थी, इसलिए अगले दिन वो अपने सपने और जिन के बारे में सब एरियल को बता देती है। ये सब सुनने के बाद अब एरियल ईचा का साथ देने का फैसला करता है। इधर ईचा लिंडा की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। उसे लग रहा था कि लिंडा इसलिए मारी गई क्योंकि वो उसे उस्ताद के पास ले गई थी। कुछ देर बाद हम ईमा, एरियल और ईचा को उस्ताद के घर पर देखते हैं, जहाँ ईचा के अंदर से उस जिन को बाहर निकालने के लिए उस्ताद एक छोटा एग्जॉर्सिज्म करते हैं। एग्जॉर्सिज्म के दौरान धीरे धीरे वो जिन उभर कर बाहर आता है और कहता है कि ईचा को छूने का किसको हक नहीं है। इसी दौरान ईचा के पेट में काफी तेज दर्द शुरू हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे अंदर पल रहा वो डिमोनिक बच्चा भी इस एग्जॉर्सिज्म से परेशान हो रहा हो। एग्जॉर्सिज्म खत्म होते ही ईचा शांत हो जाती है। उस्ताद बताते हैं कि उसका सामना दासिन नाम के एक भयानक जिन से हो चुका है, एक ऐसा जिन जो अलग अलग रिश्तों में दरार डाल के औरतों के साथ संबंध बनाने के लिए जाना जाता है। उस्ताद ईचा को सलाह देते हैं कि वो कंटिन्यू रुकिया करवाती रहे। रुकिया इस्लाम में एक विधि मानी जाती है जिसमें रोज कुरान की आयतों को पढ़ना होता है। उस्ताद ईचा को कागज पर एक आयत लिख कर देते हैं जो उसे हर दिन पढ़नी थी ताकि वो जिन उससे दूर रहे। घर लौटने के बाद दोनों बातें करते हुए एक दूसरे से माफी मांगते हैं और इस रिश्ते को नए सिरे से शुरू करने का फैसला करते हैं। अब अगले कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, ना कोई डरावना सपना, ना कोई अजीब एहसास। एरियल भी ईचा का पूरा ख्याल रख रहा था। देखते ही देखते 14 दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब दोनों डिनर के लिए बाहर जाते हैं तो एरियल उसे बताता है कि उसका प्रमोशन हुआ है तो उसकी कंपनी उसे दूसरे शहर ट्रांसफर करना चाहती है, लेकिन एरियल को ईचा की चिंता थी इसलिए वो जाना नहीं चाहता था। ईचा जब उसे भरोसा दिलाती है कि वो ठीक है तो एरियल जाने के लिए मान जाता है। अगले दिन एरियल शहर के लिए रवाना हो जाता है और उसके जाने से ईचा काफी अकेले महसूस करने लगती है। उसका मन भारी हो रहा था इसलिए वो उस्ताद ने दी हुई आयत पढ़ने लगती है। अगली सुबह ईचा जब अपने काम पर होती है तो उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके सारे कलीग्स पजिस्ट हो चुके हो, जो सब मिलकर बस एक चीज कहे जा रहे थे कि तुम मेरी हो। ईचा इतनी डर जाती है कि वो फौरन अपने घर लौट आती है। ईमा भी वही उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है कि जैसे ही एरियल आएगा हम उस्ताद जनी के पास फिर से जाएंगे। तभी एरियल का कॉल आता है। वो रास्ते में ही था और कुछ ही घंटों में घर पहुंचने वाला था। फोन पर वो ईमा को खास वार्निंग देता है कि किसी भी हाल में ईचा को रात में सोने मत देना। पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो लिंडा की जान चली गई थी और अब ईचा सो गई तो ईमा की जान भी खतरे में पड़ सकती है। ईमा एरियल की बात समझ जाती है और काफी देर ईचा से बात करने लगती है ताकि वो ना सोए, लेकिन बातों के दौरान ईचा अनजाने में एक झपकी ले लेती है और जैसे ही ईमा उसे उठाने की कोशिश करती है कोई अंधे की ताकत उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जाती है। फिर हम उसी जिन को ईचा के करीब आता देखते हैं और जैसे ही वो नींद से जागती है उसे अपना पेट फिर से फूला हुआ दिखता है। वो गुस्से और घबराहट में खुद ही के पेट पर जोर जोर से घूंसे मारने लगती है जिससे उसे तेज ब्लीडिंग होने लगती है। वो लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर आकर देखती है कि ईमा वहाँ बेहोश पड़ी है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दे पाती। उसका पूरा ध्यान उस बच्चे को खत्म करने पर था। वो किचन में जाकर एक हैंगर उठाती है और उसे मोड़कर एक नुकीले औजार जैसा बना देती है और उस बच्चे को मारने की कोशिश करती है, पर उसकी हर कोशिश नाकाम साबित होती है। उसी समय एरियल भी घर लौट आता है और ईचा की ऐसी हालत देख हैरान रह जाता है। वो ईचा को उठाकर ईमा के साथ उस्ताद के पास पहुंचता है। अंदर उस्ताद ईचा को एक बेड पर लेटाकर उसे बांध देते हैं ताकि वो खुद को नुकसान ना पहुंचा पाए। फिर वो अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर एक रिचुअल शुरू करते हैं। इस दौरान ईचा पूरी तरह उस जिन के कब्जे में थी। वो उसी जिन की दुनिया में फंस कर रह गई थी। वो जिन मानो उसका पीछा ही नहीं छोड़ना चाहता था। उस जिन के साथ ईचा की लड़ाई असल जिंदगी में भी उभर कर आ रही थी। ईचा की हालत देख सभी के सभी डर गए थे, लेकिन उस्ताद मंत्र पढ़ना बंद नहीं करते। सिचुएशन काफी खराब होते जा रही थी। तभी एरियल आगे आकर ईचा के कान में कहता है कि प्लीज वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी
जरूरत है। उस दुनिया में ईचा एरियल की इन बातों को सुन रही थी। उसे एरियल के साथ बिताया खुशी का हर एक पल याद आने लगता है और अपने प्यार के खातिर वो बिना हिम्मत हारे उस जिन का सामना करती है और उस्ताद ने दी हुई आयत दोहराने लगती है, जिससे उस जिन को तकलीफ होने लगती है और देखते ही देखते जिन की वो दुनिया तबाह होती है। जैसे ही ईचा उस घर से बाहर निकलती है, असल जिंदगी में भी उसे होश आता है। अब सब कुछ ठीक हो गया था। क्या सच में? कहानी के आखिर में हम 6 साल बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ शहर से दूर एरियल और ईचा का एक छोटा सा घर है और उनके 2 बच्चे भी है। लेकिन ईचा देखती है कि उसका बड़ा बेटा गेट पर किसी से बात कर रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि वही चार्मिंग आदमी के रूप में जिन था। और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।